नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश आनियत पर। और दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट एस्से के बारे में जानने वाले हैं, एक एस्से को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़, जिसको सर फ्रांसिस बैकन ने लिखा था। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाली लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सर फ्रांसिस बैकन के बारे में, उसके बाद शुरू करेंगे उनका ये एस्से ऑफ स्टडीज़। दोस्तों फ्रांसिस बैकन का जन्म 22 जनवरी मतलब 22 जनवरी 1561 को यॉर्क हाउस लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनका देहांत 9 अप्रैल यानी 9 अप्रैल 1626 हाई गेट लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनके पेरेंट्स का नाम यानी कि इनके फादर का नाम था सर निकोलस बैकन, इनकी मदर का नाम था लेडी एन बैकन। इनकी एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई और इनको फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। ध्यान रखिए, फादर ऑफ एसेज नहीं, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं दोस्तों, जैसे ऑफ ट्रूथ, ऑफ डेथ, एनलार्ज्ड, ऑफ यूनिटी एंड रिलीजन, ऑफ रिलीजन, या फिर ऑफ रिवेंज, ऑफ एडवर्सिटी, ऑफ स्टडी। ये सारे इनके फेमस वर्क्स में आते हैं। तो आज हम इनका ये जो एस्से है ऑफ स्टडीज़ उसको पढ़ेंगे लाइन वाइज लाइन, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट हम इसको ध्यान देके समझेंगे, एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना टॉपिक ऑफ स्टडीज़। दोस्तों फ्रांसिस बैकन अपने एस्से की शुरुआत करते हुए कहते हैं, स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। यानी कि जो हम अध्ययन करते हैं वो प्रसन्नता के लिए करते हैं, मतलब खुश रहने के लिए करते हैं। ऑर्नामेंट यानी कि अपने बातचीत के तरीके को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं। एंड फॉर एबिलिटी, और किसी कार्य को करने की क्षमता के लिए करते हैं। Their chief use for delight is in privateness and retiring, for ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. इसका मतलब क्या हुआ? Their chief use for delight is in privateness and retiring. मतलब अब अगर हमको अध्ययन करना होता है अपनी प्रसन्नता के लिए, हमको खुशी के लिए, अपने खुश रहने के लिए अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमको अकेले में या एकांत में करना चाहिए, शांत में करना चाहिए। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, और हमको ये कैसे पता चलेगा कि हमारी जो बातचीत करने का तरीका बहुत ही खूबसूरत है? कैसे? जब हम डिस्कोर्स यानी कि जब हम बातचीत करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को समझेंगे, भाषा का ज्ञान कराएंगे, तो हमें पता चलेगा। एंड फॉर एबिलिटी, और हमको इससे एबिलिटी कब पता चलेगी? कब? जब इज़ इन द जजमेंट, जब हम कोई जजमेंट लेंगे, जब हम कोई भी निर्णय लेंगे। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और जब हम किसी बिजनेस के बारे में अच्छा सलाह देंगे, अच्छी निर्णय लेंगे, तब हमको ये पता चलेगा कि स्टडी हमको कितना एबल बनाती है। For expert men can execute and perhaps judge of particulars one by one, but the general counsels and the plots or marshalling of affairs come best from those that are learned. इसका मतलब क्या हुआ? For expert men can execute, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है ना, उसका बहुत एक्सपीरियंस है, वो किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, वो किसी पर्टिकुलर मतलब किसी भी एक व्यक्तिगत इंसान से अच्छा कोई काम वो कर सकता है अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है। वन बाय वन, बट द जनरल काउंसिल्स, लेकिन अगर हम साधारण लोगों की बात करें, जनरल लोगों की बात करें, एंड द प्लॉट्स आर मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स, और हम और भी कई प्लॉट्स और मार्शलिंग्स को ध्यान में रखें, कहानियों को ध्यान में रखें, तो हमको क्या पता चलता है? कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड, मतलब कि कोई भी काम उनसे बहुत अच्छे से हो जाता है जिनको उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है। ज्ञान मतलब ज़्यादा अध्ययन जिन्होंने उस बारे में किया होता है ना। मतलब यहाँ पे फ्रांसिस बैकन कहना चाहते हैं कि किसी भी इंसान के अगर पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तब वो भले ही अच्छा काम कर सकता है, कोई भी काम, लेकिन अगर किसी इंसान ने बहुत अच्छे से उस बारे में पढ़ाई कर रखी है, स्टडी कर रखा है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो काम पढ़ाई करने वाला व्यक्ति एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति से ज़्यादा अच्छे से कर सके। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लॉथ,
To use them too much for ornament is affection. To make judgment holy by their rules is the humor of a scholar. लेकिन उसके साथ साथ और क्या कहते हैं फ्रांसिस बैकन, कहते हैं कि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉथ, मतलब कि जो आलसी लोग होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर देते हैं स्टडीज़ में और ज़्यादा कोई काम नहीं करते हैं, एकदम हमेशा स्टडीज़ ही करते हैं, तो वो आपको स्लॉथ बनाती है, लेज़ी बनाती है. टू यूज़ देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, यानी कि अगर आप अपनी बातचीत करने के तरीक़ों में आप अपनी स्टडीज़ को, अपने अध्ययन को, अपनी महानता को दिखाते हैं एक तरह से, तो वो एक सिर्फ अफेक्शन होता है. और टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर. और अगर आप स्टडी के ही, यानी कि अपने जो पढ़े हुए चीज़ों पर ही पूरी तरह से निर्भर हो करके कोई काम करते हैं, उसके ही रूल्स के अकॉर्डिंग कोई काम करते हैं, तो आप स्कॉलर्स के बीच में, स्कॉलर्स यानी कि जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके बीच में हंसी के पात्र बन सकते हैं. तो इनका कुल मिला के कहने का क्या मतलब है कि आपको पूरी तरह से ही किताबी कीड़ा नहीं बन जाना है, आप पूरी तरह से किताब के रूल्स पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं. आगे कहते हैं दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड pruning by study, and studies themselves do give forth direction too much at large, except they be bounded by the experience. इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति एक्सपीरियंस और अपने ज्ञान को एक साथ में लेकर के चलता है, वो बहुत ही अच्छे से नेचुरल तरीके से अपने कोई काम को कर सकता है. जैसे कि नेचुरल प्लांट्स जो होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं वो धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, है ना. उसी तरह से अगर आप कोई भी काम करते हैं अपने ज्ञान को लगा करके, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिलता जाता है. उन एक्सपीरियंस और अपने कामों को आप एक साथ में लेकर के चलेंगे, तब आप कोई भी काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं. क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम, एंड वॉइस मैन यूज देम. For they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them, won by observation. इसका मतलब क्या हुआ? क्राफ्टी मैन यानी कि जो लोग आर्टिस्टिक मैन्स होते हैं, जिनके पास गॉड्स गिफ्ट होता है किसी आर्ट को लेकर के, वे लोग स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं मानते हैं. बहुत ही कम ऐसे आर्टिस्ट लोग होते होंगे जो स्टडीज़ को उस लेवल पे मान्यता देते हैं. लेकिन जो क्राफ्टीमैन्स होते हैं वो मोस्टली स्टडीज़ को तो ध्यान नहीं देते हैं. सिंपल मैन एडमायर देम, और लेकिन जो सिंपल मैन होते हैं, बहुत ही साधारण लोग होते हैं, वे लोग मान्यता देते हैं, एडमायर करते हैं, बढ़ावा देते हैं पढ़ाई को, स्टडीज़ को. एंड वाइज मैन यूज़ देम, लेकिन जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो उस पढ़ाई को यूज़ करता है. For they teach not their own use, but that is a wisdom without them and above them, won by observation. इसका मतलब वे इसलिए नहीं पढ़ते या पढ़ाते हैं कि केवल वो अपना उस चीज़ को यूज़ कर सकें, बल्कि वे इस चीज़ में, किसी भी काम में, जो वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो किसी भी काम में उस चीज़ के ऑब्जर्वेशन को, यानी कि एक्सपीरियंस को और अपने ज्ञान को एक साथ में लेकर के चलते हैं. इसलिए वे विजडम यानी कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान कहलाते हैं. यानी कि आपको क्या करना है? केवल एक्सपीरियंस या फिर केवल पढ़ाई की तरफ नहीं चलना है. आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत ढेर सारा कुछ पढ़ डालते हैं, लेकिन उसके बाद आपको फिर भी आप नहीं निकाल पा रहे हैं पेपर. क्या होता है कि बहुत ही कम पढ़े वाले लोग भी पेपर निकाल लेते हैं, लेकिन कैसे? वो एक राइट डायरेक्शन में चलते हैं, वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को एक साथ में लेकर के आते हैं. तो अगर आप एक्सपीरियंस और अपनी पढ़ाई को एक साथ में लेकर के चलते हैं, तभी आप किसी भी काम में बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं. आगे फ्रांसिस बैकन कहते हैं, रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, नॉर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नॉर टू फाइंड, टॉक एंड डिस्कोर्स, बट टू वेई एंड कंसीडर. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट्स यानी कि झगड़े करने के लिए, बहस करने के लिए पढ़ते हैं, तो आप ना पढ़ें. किसी चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेने के लिए पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब आप अपने आप को हमेशा बहुत ही
आप किसी गांव में रहते हैं, गांव में जाकर किसी गांव वाले से, या फिर ऐसा मैं नहीं कहता हूँ गांव वाले कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो इंग्लिश नहीं जानता उसके सामने आप इंग्लिश में जाके बोलते हैं तो वो आपका शो ऑफ करना होता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपको शो ऑफ करना है, बहुत ज़्यादा आपको बहस करनी है अपने अध्ययन को दिखाने के लिए, अपने ज्ञान को दिखाने के लिए, तो आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये किस लिए पढ़ाई की जाती है? वे एंड कंसीडर, बात को तोलने मोलने के लिए और ध्यान देने के लिए। यानी कि आप किसी बात पे ध्यान दीजिए, गंभीर रहिए, गंभीर रहने के लिए इंसान पढ़ाई करता है। ठीक है ना। आगे वो कहते हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. यहाँ पे फ्रांसिस बैकन बुक्स के बारे में बताते हैं कि कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो केवल आपको टेस्ट करने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें घुस के नहीं, बस ऊपर से देख लिया, हाँ हाँ ऐसे 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 ठीक है। कुछ बुक्स ऐसे होते हैं जो हमको निगल लेने चाहिए। निगल लेने का मतलब है कि हमने हाँ ठीक है एक बार पढ़ लिया, ठीक है बहुत अच्छी बात है, हमने उसको एक बार पढ़ लिया है बस। लेकिन सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, लेकिन कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिसको हमको अच्छे से चबा के डाइजेस्ट यानी पचा लेना चाहिए, यानी घोल के पी जाना चाहिए, है ना, जो कि हमारे फायदे के लिए होती हैं। वो सारी बुक्स को हमको घोल के पी जाना चाहिए। दैट इज, यानी कि क्या कहना है इनका, सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स, कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिनको हमको केवल पार्ट्स में पढ़ना चाहिए। अदर्स टू बी रीड बट नॉट क्यूरियसली, हमको बहुत ही ध्यान से नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन हाँ बस हल्का फुल्का पढ़ लेना चाहिए। एंड सम फ्यू टू बी रीड होली एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, और कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जो कि हमको पूरी तरह से अच्छे से ध्यान दे करके गंभीरता से पढ़नी चाहिए। फिर उन्होंने कहा है सम बुक्स ऑल्सो मे बी रीड बाई डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाई अदर्स, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, फ्लैशी थिंग्स। इसका क्या मतलब हुआ? सम बुक्स also may be read by deputy and extracts made by them by others. कुछ ऐसे बुक्स होते हैं, कुछ ऐसी बुक्स, अब कुछ ऐसी बुक्स का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप कभी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको समझ के चलिए 25 नॉवेल्स पढ़नी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर एक नॉवल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसकी एक्सट्रैक्ट्स को, उसकी समरीज को पढ़ सकते हैं आप, जिससे उसका एक आउटलाइन जान सकते हैं कि हाँ कहानी में क्या क्या है, कौन कौन से करेक्टर में कैसी कैसी बातें कही गई हैं, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं फ्रांसिस बेकन, कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जिनके हमको बस ऊपर ऊपर से एक्सट्रैक्ट्स पढ़ लेने चाहिए जो अदर्स के द्वारा दी गई हैं, समरीज पढ़ लेने चाहिए। बट दैट वुड बी ओनली इज लेस इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स। अच्छा, इतने का मतलब समझते हैं पहले, जो हमको समरीज पढ़ लेनी चाहिए वो क्या कहते हैं उसके बारे में, बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए कि जो आपने ऊपर ऊपर से केवल समरीज पढ़े जिन बुक्स की, वो केवल लेस इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स में ही काम दे सकती है। मतलब आप उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आर्ग्यू किसी से नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने उसकी समरी पढ़ी है, सामने वाले ने उस पूरे बुक को पढ़ा है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है उसको ज़्यादा नॉलेज होगा उस चीज़ के, उस टॉपिक के बारे में। तो अगर आपने समरीज ऊपर ऊपर से पढ़ी हैं तो आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा उसके बारे में आप आर्गूमेंट नहीं कर सकते ना, बहुत ज़्यादा उसके बारे में आप ज्ञान ले सकते हैं। हाँ, बस आपने मोटा मोटा समझ लिया कि क्या क्या होता है इस कहानी में, इस बुक में। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल वाटर, फ्लैश थिंग्स। और जो बहुत अच्छे से पूरे बुक को पढ़ता है, पूरे डिटेल में पढ़ता है, उसको उस बुक के बारे में बहुत ही अच्छे से फ्लैश थिंग्स यानी कि उसके चमकने वाली चीज़ें जो भी उस बुक में है बहुत ही अच्छे से क्लियर डिस्टिल वाटर की तरह दिखती हैं। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आप ध्यान रखिएगा। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन यानी कि जो पढ़ना होता है, कोई इंसान अगर किताबें पढ़ता है तो एक आदमी, एक अच्छा आदमी वो बनता है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, और अगर वही आदमी जो पढ़ी हुई बातें हैं उसको आपस में बातचीत करता है, उसके बारे में डिस्कस करता है, कॉन्फ्रेंस करता है, तो एक तैयार आदमी, एक तेज आदमी बनता है। और साथ में अगर इंसान राइट करता है, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और अगर वो लिखता भी है उस चीज़ों को, तो उसको एक परफेक्ट आदमी बनाता है। मतलब अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं,
उसको लिखते भी हैं और फिर उसको डिस्कस भी करते हैं, तो आप 110% उस बुक के बारे में या फिर जो भी टॉपिक आपने पढ़ी है उसके बारे में आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। यहाँ पे फ्रांसिस बैकन यही बता रहे हैं। आगे कहते हैं, एंड देयर फोर इफ अ मैन राइट लिटिल ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, इफ ही कॉन्फर लिटिल ही हैड नीड हैव प्रेजेंट विट, and if he read little, he had need have much cunning to seem to know that he doth not. Histories make men wise, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to content. इसका क्या मतलब हुआ, समझते हैं, एक एक वर्ड समझेंगे। एंड देयर फोर, और इसलिए, इफ़ अ मैन राइट लिटिल, अगर एक आदमी बहुत कम लिखता है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो ज़रूरत है कि उसके पास एक अच्छी मेमोरी होनी चाहिए, है ना। क्या होता है, अक्सर इंसान जिसको, जब आप कोई पढ़ाई करते हैं तो आप जितना टॉपिक पढ़ें, जितना चीज़ पढ़ें, उसको आप लिख देते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है। लेकिन अगर आपको लिखने की आदत नहीं है, बहुत थोड़ा ही लिखते हैं, तो आपके अंदर अच्छी मेमोरी होनी चाहिए जिससे कि आप वो चीज़ भूलें ना। इफ़ यू कॉन्फर लिटिल, अगर वो थोड़ा सा ही बोलता है, उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करता है, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट। विट मतलब बोलने का अच्छा तरीका, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाक चातुल्यता, है ना। वाक कुछ बहुत ही डिफरेंट सा, कुछ बहुत डिफिकल्ट सा होता है। आप कुल मिला के ये समझिए कि बोलने का अच्छा तरीका को हम विटीनेस कहते हैं। तो अगर बहुत ही कम कोई इंसान डिस्कस करता है किसी भी टॉपिक के बारे में जो भी उसने पढ़ा हुआ है, तो उसके पास बहुत ही अच्छी बोलने की शैली होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा बोलेंगे उतनी अच्छी आपकी शैली होगी। अगर ज़्यादा नहीं बोलता है तो उसको पहले से होना ही चाहिए। एंड इफ़ ही रीड लिटिल, और अगर वो थोड़ा ही पढ़ता है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डथ नॉट। तो क्या होना चाहिए, यानी कि अगर आप पढ़ते कम हैं तो आपको नीड टू हैव मच कनिंग, बहुत ही ज़्यादा चालाक होना चाहिए, टू सीम टू नो, जिससे कि ये दिखे सामने वाले को, दैट कि ही डथ नॉट, वो पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब कि अगर आप पढ़ते कम है, आपको पढ़ने लिखने में मन, देखिए होता क्या है, अगर कोई इंसान किस तरह से चालाक बनता है, चीज़ों को समझता है, उसके बारे में जानता है, जब उसके बारे में कोई पढ़ेगा। लेकिन अगर आप पढ़ते ही नहीं हैं तो ज़रूरी है कि आपके अंदर चालाकी इतनी अच्छे से या फिर इतना चालाक होना चाहिए जिससे कि सामने वाले को लगे कि हाँ, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना। हिस्ट्रीज मेक मैन वॉइस। हिस्ट्री जो होता है, इतिहास, इतिहास इंसान क्यों पढ़ता है, क्योंकि हम भूतकाल से इतिहास से अपने सीखते हैं। हिस्ट्री इंसान को बुद्धिमान बनाता है। पोएट्स विटी, जो पोएट्स होते हैं वे इंसान को बोलने के अच्छे तरीके को दिखाते हैं, क्योंकि पोएट्स बहुत ही छोटी सी लाइन में बहुत गहरी बातें बोल जाते हैं ना, इसलिए। द मैथमेटिक्स सटल, मैथमेटिक्स जो होता है, मैथमेटिक्स यानी जो गणित होती है, वो इंसान को तेज बनाता है। नेचुरल फिलॉसफी डीप, जो नेचुरल फिलॉसफी होती है वो इंसान को गंभीर बनाती है, क्योंकि जो फिलोसफर्स होते हैं आप देखते हैं छोटी छोटी बातों में बहुत ही गहरी बातें बोल जाते हैं। मॉरल ग्रेव, जो मॉरल्स होते हैं वो आपको गंभीर बनाते हैं। लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट, और लॉजिक और रिटोरिक्स जो होते हैं वे आपको बनाते हैं कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एबियंट स्टडिया इन मोर्स, इसका मतलब है स्टडीज पास इनटू एंड इन्फ्लुएंस मैनर्स, यानी कि जो स्टडीज़ हैं वे जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके मैनर्स को, आपके काम करने के तरीके को, हर एक चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। नाउ देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट बट मे बी ब्रॉट आउट बाई फिट स्टडीज like as disease of the body may have appropriate exercises। यानी कि फ्रांसिस बैकन समझाना चाहते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से इंसान को दिक्कत हो जाती है, बीमारी हो जाती है, पागलपन हो जाता है, तो जैसे कोई डिजीज़ होता है उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज होती है शरीर में जैसे आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए एक प्रॉपर एक्सरसाइज होता है, योगा होता है, कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जिससे आप उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी तरह से जो दिमाग रूपी बीमारी है उससे छुटकारा पाने के लिए स्टडीज़ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा स्टडी करके पागल या कोई बीमार हो सकता है,
ठीक है, जैसे आगे वो एग्जाम्पल देते हैं कैसे, बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेन्स। अगर किसी को स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है, उसके लिए बॉलिंग गुड होता है। बॉलिंग जो हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा जो एक बॉल फेंकते हैं, रोल करते हुए जाता है, सामने 5-6 डब्बे की तरीके कुछ प्लास्टिक्स होते हैं, उनको गिरा देता है, तो वो होता है बॉलिंग का गेम। वो स्टोन्स वाले लोगों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, एक्सरसाइज होता है वो। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, जिसको लंग्स के ब्रेस्ट की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए शूटिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, जिनको पेट से कोई समस्या होती है उनके लिए नॉर्मल वॉक करना बहुत अच्छा होता है। राइडिंग फॉर द हेड, और सर के लिए, अगर सर में आपको प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप राइड करिए, हॉर्स राइडिंग, बाइक राइडिंग, ये सब सर दर्द के लिए या फिर सर के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड द लाइक, और ऐसे ही। ठीक है, सो इफ अ मैन्स विट बी वंडरिंग, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, for in demonstrations, if his wit be called away, never so little, he must begin again. इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए इफ अ मैंस विट बी वंडरिंग, अगर इंसान का ध्यान नहीं लगता किसी भी चीज़ में, वंडरिंग मतलब भटकता है इधर उधर, मन नहीं लगता, लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसको मैथमेटिक्स की किताब दीजिए, उसको मैथमेटिक्स पढ़ने दीजिए, गणित पढ़ने दीजिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशन, और अगर कुछ समय बाद, इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे, नेवर सो लिटिल, ही मस्ट बिगिन अगेन, अगर उसको ऐसा लगता है कि हाँ उसका दिमाग अब थोड़ा सा स्थिर होने लगा है, फिर से उसको एक बार पढ़ने के लिए कहिए। क्योंकि जब तक वो 1-2 बार अच्छे से मैथमेटिक्स को सॉल्व करेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या होता है, आपका माइंड को सटल बनाता है, तेज बनाता है, इधर उधर ज़्यादा भटकने नहीं देता है, अटेंशन बनाता है, अटेंशन में रहने के लिए, तो वो इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरह, इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, अगर उसका दिमाग, किसी इंसान का दिमाग डिफरेंस नहीं फाइंड कर पा रहा है, किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन, फॉर दे आर साइमिनी सेक्टर्स, तो उनको स्कूल मैन पढ़ने दीजिए, स्कूल मैन सॉल्व करने दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे साइमिनी सेक्टर्स होते हैं। आप कमेंट करके बताइए स्कूल मैन होता क्या है। उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं, इतने ढेर सारे सेक्टर्स होते हैं कि वो अपने आप उसको डिफ्रेंशिएट पता करने लगेगा, है ना। इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलिस्ट्रेट अदर, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, मतलब कि अगर वो किसी भी मैटर को, किसी भी बात को, वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा पा रहा है, या किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज निर्णय पर नहीं पहुंच रहा है, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए, लॉयर्स के केसेस पढ़ने चाहिए, जो वकील है उनके केसेस पढ़ने चाहिए, तब वो एक निर्णय पर पहुंचना अच्छे से समझ पाएगा। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड मे हैव अ स्पेशल रिसीट, इसलिए इस तरह से जितने भी माइंड के डिफेक्ट्स हैं उन सभी के लिए एक स्पेशल तरीका है, उन सभी के लिए एक स्पेशल रिसीट है। ये फ्रांसिस बैकन का कहना है, और यहीं पे एंड होता है आज का ये आपका एस्से ऑफ स्टडीज। दोस्तों, अगर आपको एस्से अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट करके एक बार थैंक यू जरूर बोलें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने सभी उन दोस्तों को जिसको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।